एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 7 समकालीन विषयों में सुरक्षा करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम अपने जो चैप्टर का नाम है उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। जो समकालीन विषय में मतलब आज के टाइम में जो सुरक्षा है उसको लेकर हमारा चैप्टर है। तो सुरक्षा का अर्थ देखते हैं। ऐसे खतरे जो कि मानव है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम खतरा बोलते हैं। उन खतरों से आजादी मिले तो हम क्या कहलाते हैं? उन्हें सुरक्षा। उन खतरे कौन से खतरे होते हैं आज के टाइम में हम देखते हैं। जैसे पर्यावरण का बढ़ता खतरा हो गया। जैसे आपको पता है ग्लेशियर पिघल रहा है, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ रही है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, तो इन्हें क्या है? प्राकृतिक आपदा से जो मानव को नुकसान है। थर्ड है आतंकवाद से। आपको पता है आतंकवादी हमला होता रहता है भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा, तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। मानव अधिकार की सुरक्षा को लेकर, मानव अधिकार मतलब जो इनइक्वालिटी हमारे जो समाज है उनसे हमें खतरा हो सकता है। हथियारों की तिरस्कारी मतलब जो हम हथियार को इकट्ठा करके रखते हैं उनसे हमें सुरक्षा। तो ये क्या चीज है? ये हमारे खतरे हैं। तो इनसे हम आजादी पाते हैं तो क्या हो जाएंगे? हमें सुरक्षा मिल सकती है। तो जो सुरक्षा है वो दो भागों में डिफाइन कर रखी है। दो भाग होते हैं सुरक्षा के। जो पहला जो खतरा है वो पारंपरिक सुरक्षा है। पारंपरिक सुरक्षा वो सुरक्षा होती है जो हमें खतरा क्या है? जो अलग जो कंट्रीज होती है, मतलब हमसे जो हम देश है, हमारा देश भारत है, उससे अलग जो विदेशी देश हो गए, फॉरेनर कंट्रीज हो गए, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे क्या है? हमें पारंपरिक सुरक्षा के अंदर आते हैं। क्योंकि उनसे हमें जो खतरा है, बाहरी देशों से जो खतरा होता है उन्हें पारंपरिक सुरक्षा के अंदर आता है। जैसे कि सेना खतरा हो गया, मतलब किसी दूसरे देश की जो सेना हम पर हमला करती है तो वो पारंपरिक सुरक्षा के अंदर हो गया। हम इजी वर्ड में बोले जो बाहरी आक्रमण होते हैं, मतलब बाहरी जो देश होते हैं हम पर आक्रमण करता है, उसे पारंपरिक सुरक्षा के अंदर लाया जाता है। जो पारंपरिक सुरक्षा है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उन खतरों से कैसे बच सकते हैं जो हमारी दूसरी कंट्री से झगड़े होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, मानो एक ये अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान है क्या है? अमेरिका वो पाकिस्तान पे आक्रमण कर रहा है, तो पाकिस्तान क्या कर दे? वो आत्मसमर्पण कर दे कि मैं झगड़ा नहीं कर सकता, अब मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं, जो आपकी मांग है मैं उसको पूरा कर देता हूं। या फिर जो अंदर जो कंट्री है उससे हम ये मान ले कि आपकी क्या बात है, मैं उसको पूरा कर देता हूं। तो क्या होगा? पारंपरिक सुरक्षा के अंदर ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है युद्ध में हार कर। ये बोलना जाए जो पाकिस्तान क्या है? अमेरिका के साथ झगड़ा करे और क्या करे? उससे लड़ाई करे, तो क्या है? वो युद्ध में हार गया। तो इसके उपाय ये है, ये 3 उपाय है पारंपरिक सुरक्षा के। अब हम देखते हैं अपारंपरिक सुरक्षा। अपारंपरिक मतलब जो खतरे बाहरी देशों से ना होकर हमारे जो मानवीय अस्तित्व पर खतरा होते हैं, जो हमारे देश के अंदर जो खतरे होते हैं वो आते हैं अपारंपरिक खतरे सुरक्षा के अंदर। अपारंपरिक सुरक्षा मतलब ऐसे खतरे जो हमें हमारे देश के अंदर होते हैं उनसे सुरक्षा मिलना। जैसे कि कौन से खतरे होते हैं? जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, आतंकवाद आ गया, महामारी जैसी समस्या, वो अपारंपरिक सुरक्षा के अंदर आती है। तो अब हमने अपारंपरिक और पारंपरिक तो देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं जो तीसरी दुनिया मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है और अनडेवलप कंट्री है, उनके बारे में देखते हैं कि उन्हें कैसे खतरे हैं। वही विकसित देश जो डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप की कंट्री हो गई, ब्रिटेन हो गया, ये सारी आती है विकसित देशों के अंदर। इन दोनों देशों के बीच में क्या भिन्नता है, उन्हें क्या खतरे हैं? जैसे तीसरी दुनिया के हैं, जैसे बाहरी और आंतरिक खतरे हो गए। जैसे हमारे जो भारत को ही मान लो, क्योंकि भारत तीसरी दुनिया के अंदर आता है, डेवलपिंग कंट्री है भारत, जो विकासशील देश है भारत। जो बाहरी और आंतरिक खतरे मतलब जो हमें क्या पाकिस्तान से भी झगड़ा रहता है हमारा, और आंतरिक खतरे जैसे कि हमारे देश में क्या है? भूखमरी है, ये आते हैं आंतरिक खतरे के अंदर। तो हमें ये भी हमारे देश में है खतरे, जबकि विकसित देशों के अंदर ये खतरे ना के बराबर हैं। वहीं बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी है, ये चीजें भारत के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन विकसित देशों में इन पर नियंत्रण है काफी हद तक। तीसरी दुनिया के अंदर देखो तो तीसरा क्या है? जनता के सामने अप्रवासी शरणार्थियों की समस्या, रिफ्यूजीज मतलब क्या होते हैं हमारे, आपको पता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग क्या छिपके भारत आ जाते हैं, तो ये भारत को समस्या है इसकी। लेकिन विकसित देशों के अंदर ये बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। वहीं तीसरी दुनिया के अंदर आतंकवाद की समस्या, भारत आप देखो आए दिन क्या है? पाकिस्तान में झगड़ा करता रहता है, आतंकवादी हमला करता रहता है, तो तीसरी दुनिया को है खतरे। लेकिन विकसित देशों के अंदर ये खतरे चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि 9/11 का आक्रमण आपको पता है, भारत जो अमेरिका के अंदर क्या है, जो कि झगड़ा करते हैं, आतंकवादी हमला होता है, जो कि चुनौती दे रहे हैं आतंकवादी। जबकि जो तीसरी दुनिया के अंदर है गृह युद्ध, रक्तचाप या जनसंहार, ये चलता रहता है। लेकिन विकसित देशों के अंदर ये ना के बराबर है।
अब हमने देख लिया तीसरी दुनिया और विकसित देशों के बीच में क्या डिफरेंट है सुरक्षा को लेकर। अब हम देखते हैं भारत की रणनीति क्या है कि इनसे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले भारत की रणनीति 4 हिस्सों में डिवाइड है। भारत को 4 ये मोटिव है उसको कंप्लीट करना है। पहला मोटिव ये है कि उसने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, अपने जैसे कि हथियारों को बढ़ाना, उसके साथ अपनी जो सेना है उसको बढ़ाना, मजबूत करना है। ये आता है, पहला घटक आता है भारत को कि ये मुझे पूरा करना है। दूसरा घटक है कि जैसे यूएनओ जैसी संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा, भारत को क्या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। ये दूसरा भारत का घटक है। तीसरा क्या है, उससे आपको पता है नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने अलग जो देश की मांग करे, तो इन जो आंतरिक जो सुरक्षा है इनको निपटाना है भारत को। तो ये तीसरा घटक है। अब चौथा घटक देखते हैं, जैसे आपको पता है गरीबी होगी, भूखमरी होगी, असमानता वर्ड है, ये क्या है भारत को बिल्कुल मिटाने। ये 4 घटक है भारत को पूरे करनी है। सुरक्षा का होने वाले 4 खतरे बताने, जो नए खतरे हमें देखने पड़ रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, उन्हें अब देखते हैं। सबसे पहला है पर्यावरण। जो पर्यावरण है आज के टाइम में आपको पता है सब आगे चल के हमें बहुत ज्यादा चुनौती मिलेगी, क्योंकि आप देखो तो बढ़ता तापमान, CO2 की मात्रा ज्यादा हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है और पर्यावरण जो संकट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि क्या है वर्ल्ड जैसे बड़ी बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन वगैरह होते हैं इसको लेकर, पर्यावरण को लेकर, जो आगे चल के बहुत ज्यादा हमें मुसीबत देखने को मिलेगी वर्ल्ड के अंदर। आतंकवाद, जैसे आपको देखो तो अमेरिका जैसे बड़ा पावरफुल जो कंट्री है उस पर भी आतंकवादी हमला हो चुका है, तो ये हमें चुनौती दे रही है वर्ल्ड में। थर्ड है मानवाधिकार। आपको पता है ऐसा मानता हम देखते आ रहे हैं, तो ये क्या है हमें आगे चल के बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये है जो वर्ल्ड में हमें इन्हें बिल्कुल सॉल्व करना है। और चौथा है गरीबी। जो आप देखो तो विश्व में 50% जो आबादी वो गरीब है, भूखे पेट सोती है, तो इन्हें जो 4 खतरे इनको सोल्व करना है वर्ल्ड में। तो ये क्या है हमें सुरक्षा करनी है हमें 4 कानून, पर्यावरण से, आतंकवाद से, मानवाधिकार की और गरीबी। इन 4 जो खतरे हैं इनसे हमें आजादी पानी है। अब देखते हैं निरशस्त्रीकरण क्या होता है। निरशस्त्रीकरण के अंदर ये वर्ड क्या दिया गया, नी मतलब नहीं, शस्त्र मतलब शस्त्र जो हथियार होते हैं, जो शस्त्र होते हैं उनमें कटौती कर देना या उनको बनाना ही बंद कर देना, ये होता है निरशस्त्रीकरण। क्योंकि आपको पता है ये क्यों आवश्यक है हमें निरशस्त्रीकरण करना, क्योंकि आपको पता है हथियार है, ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा, उनका यूज होगा तो क्या है जाने भी जाएंगी, इसलिए निरशस्त्रीकरण को अपनाया जाए। सेकंड मोटिव क्या है, आप देखो तो जो क्या है, आप हथियार बनाओगे तो हथियार बनाने से क्या होगा, लोगों को आप धमकी दोगे, विरोध करोगे, तो इसलिए हमें निरशस्त्रीकरण अपनाना चाहिए। निरशस्त्रीकरण मतलब हथियारों को कम कर देना या उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर देना। थर्ड कारण है कि जो विकासशील देश है या अनडेवलप्ड कंट्री क्या करती है, शस्त्र बनाने में इतने जुटे हुए हैं कि वो उनके अंदर जो देश के अंदर जो गरीब है उनको तो मिटाने ही रहे, वो हथियारों की दौड़ वो करते जा रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा हथियार बनाऊंगा। तो क्या है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या अपने देश की जो गरीबी है उसको मिटाना चाहिए। तो निरशस्त्रीकरण को लेकर बहुत सारी ट्रीटी होती है, संधि होती है, जो कि CTBT है वो 1963 के अंदर होती है, और NPT जो 1968 के अंदर होती है। सबसे पहले देखते हैं CTBT क्या है। CTBT है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसके अंदर क्या इस संधि के अंदर ये आता है कि जो हम हथियार बना रहे हैं, जो धरती पर हम हथियार बना रहे हैं उन पर बिल्कुल रोक लगा दिया जाए, हमें धरती पर कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करनी है। ये था CTBT के अंदर, जिसपे अमेरिका और सोवियत संघ 1963 में सिग्नेचर करते हैं, जिसमें कि जो निरशस्त्रीकरण है, जिसमें हथियार की जो कटौती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काफी योगदान होता है इसके अंदर। NPT क्या है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफिकेशन ट्रीटी होती है, जिसपर 1968 में क्या है सिग्नेचर होते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ सिग्नेचर करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जो हथियार बना रहे हैं उनको बिल्कुल जो हथियार बनाएंगे हम शांतिपूर्ण उनका यूज करेंगे। तो ये होता है जो कि इतना सफल नहीं हो पाता। BWC क्या है, बायोलॉजिक वेपन्स कन्वेंशन, जिसके अंदर क्या है 10 अप्रैल 1972 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ इसके बीच में समझौते होते हैं, और इसके अंदर ये बोला जाता है जो नशीले शस्त्र होते हैं, नशीले जो हथियार होते हैं उनको बनाने का प्रतिबंध लगाया जाए। और यदि कोई भी कंट्री है जो नशीले जो हथियार बनाती मिलेगी, उसका जो देश न उसकी कोई भी जो अन्य वर्ल्ड है में कोई भी देश उसकी सहायता नहीं करेगा। जिसके बाद यह समझौता 26 मार्च 1975 को लागू किया जाता है। ये आपको निरशस्त्रीकरण के बारे में पता था, और इनसे लेकर जो ट्रीटी होती है वो भी ये 3 ट्रीटी हैं जो आपके इस चैप्टर में दे रखी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन होता क्या है, कोई भी एक पक्ष या कोई एक राज्य या कोई भी कंट्री इतनी शक्तिशाली न हो कि वो दूसरे को दबाने लग जाए, इसे हम बोलते हैं शक्ति संतुलन। क्यों, क्योंकि हम दोनों के बराबर, जैसे आप अमेरिका मानो और एक मानो भारत, तो भारत और अमेरिका के भारत के पास 0 पावर है भाई, अमेरिका के पास 100 पावर है, तो क्या है अमेरिका किसे दबाने लगेगा, भारत को। इन दोनों के बीच हम 50-50 करा दे, मतलब जो इनकी जो पावर्स है वो 50-50 करवा दे, बराबर करवा दे, तो क्या इन दोनों में शक्ति संतुलन ला सकते हैं।
तो शक्ति संतुलन समझ में आ गए, तो हम कैसे उपाय हैं, हम इसे कैसे कायम कर सकते हैं। तो हम क्या करें, भारत के अंदर सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि करें, जैसे हम हथियारों में हथियार ज्यादा बनाए या फिर हमारी आर्मी को ज्यादा पावरफुल बनाए, जिससे क्या है शक्ति संतुलन कायम कर सकते हैं। कोई भी कंट्री में हम पे क्या है आक्रमण नहीं कर सकते। सेकंड काम क्या है, हम आर्थिक और प्रौद्योगिक इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी रूप से इतनी पावरफुल हो जाए कि कोई भी जो अन्य कंट्री हम पे वो क्या राज ना कर सके। हम क्या कर रहे हैं, शक्ति संतुलन कर पाएंगे किसी भी कंट्री में, क्योंकि हमारे पास क्या जीरो पावर है। तो हम किस को 50 करने के लिए या 50 से ज्यादा करने के लिए क्या है, शक्ति संतुलन पाने के लिए हमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी रूप से पावरफुल होना पड़ेगा। थर्ड काम क्या है, जैसे आपको पता है शत्रु देश हमारा पाकिस्तान है, तो आए दिन हम पे झगड़ा करता रहता है। तो हम क्या करें, जो पाकिस्तान का कौन दोस्त है, चीन के साथ हम मित्रता करके क्या है पाकिस्तान को क्या है उसकी दोस्ती तोड़वा सकते हैं। तो हम क्या करें, ये भी काम है कि हमें उस देश के जो मित्र देश के साथ क्या करें, फ्रेंडशिप कर ले। तो क्या है, हम उससे झगड़े शक्ति संतुलन कायम कर सकते हैं। सेकंड काम क्या है कि फोर्थ क्या है कि हम आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में भी शक्ति संतुलन देखने को मिला। कैसे, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ है, वो दोनों हथियारों की दौड़ में बहुत अच्छी तरीके से हथियार बना रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर झगड़ा नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उनके बीच में शक्ति संतुलन थी, दोनों 50-50 पे चल रहे थे, बराबर चले थे, जिससे कि क्या है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, जो कि हमें 1945 से लेकर 1990 तक देखने को मिला। तो ये वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये जो आपको हैंडआउट है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ले सकते हो। और मैं होप मैंने सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा दी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।